मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। और दैनिक जीवन में रसायन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और जिनमें से हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, उसको स्टार्ट भी कर चुके थे। हम अम्ल और क्षार के बारे में उस टाइम पे बता चुके थे आपको। फिर भी एक बार वापस रिपीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसी के आगे इसी से रिलेटेड कुछ पढ़ना है। देखो, अम्ल क्या होंगे? जो स्वाद में खट्टे होंगे। और दूसरा हमने इसके लिए पढ़ा था कि जो नीले लिटमस पत्र को किसमें चेंज करते हैं, लाल लिटमस पत्र में चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और क्षार इनके जस्ट अपोजिट होंगे। क्षार क्या होंगे? कड़वे होंगे। और जो क्षार होते हैं वो आपके लाल लिटमस पत्र को कन्वर्ट करते हैं किसमें? नीले लिटमस पत्र में। ये सिंपल सी इनकी बातें थी। अब मैंने ये बोला कि हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं, तो दैनिक जीवन में काम में आने का मतलब ये है कि हम जो संतरा खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, वो खट्टे हैं। खट्टे हैं मतलब अम्ल है। अब हम अम्ल खा रहे हैं तो अम्ल में क्या होता है? वो या तो तनु होता है या फिर सांद्र होता है। कहने का मतलब उसका एक विलयन होता है एक तरह से। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विलयन होता क्या है, विलयन क्या होता है। तो मैं अगर विलयन की डेफिनेशन बोलूं तो वो क्या होगी कि दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या? समांगी मिश्रण, ये क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने दो अलग अलग ग्लास लिए हैं। मान लीजिए ये दो ग्लास है मेरे पास, और दोनों में क्या है? वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है दोनों ग्लासेस में। एक में मैंने क्या किया? चीनी डाल दी या मान लो नमक डाल दिया, और दूसरे में मैंने क्या किया? मिट्टी डाल दी। ठीक है। तो जो चीनी होगी उसको अगर हम घोलना चाहें तो ये यूनिफॉर्मली इसमें मिक्स हो जाएगी, मतलब एक समान रूप से हम इसको टेस्ट करेंगे तो कंप्लीटली पूरे के पूरे पानी का टेस्ट कैसा आएगा? मीठा आएगा, चीनी की वजह से। क्लियर है? कहने का मतलब ये चीनी इस पानी में समान रूप से घुल चुकी है। तो जो मिश्रण बना है वो कैसा है? समांगी है। और यहाँ मिट्टी है, यहाँ भी मैं विलयन ही बना रही हूँ, लेकिन मिट्टी डालने पर जब हम उनको हिलाएंगे उस मिट्टी को, तब भी मिट्टी के कण कहाँ रहेंगे? पेंदे में रहेंगे और पानी ऊपर रहेगा। कहने का मतलब ये समांगी मिश्रण नहीं है, ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, एक समान रूप से मिक्स नहीं है। तो ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण होगा। तो हम विलयन की जहां बात करेंगे तो उसमें कौन सा मिश्रण होगा? मैंने एक वर्ड बोला है क्या? समांगी। समांगी मिश्रण होगा। दो या दो से अधिक पदार्थों का कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण, विलयन कहलाता है। अब हमें तनु जो सांद्र और तनु विलयन बनाने हैं वो किसके बनाने हैं? अम्ल और क्षार के। कहने का मतलब उनका मिश्रण भी कैसा होगा? समांगी होगा। क्लियर है? तो अब तनु विलयन कौन सा होगा और सांद्र विलयन कौन सा होगा? यहाँ पे जब भी हम विलयन बनाएंगे तो जो भी हमारा पदार्थ होगा उसमें मात्रा किसकी ली जाएगी? जल की। तो यदि जल की मात्रा अधिक है किसी विलयन में, अम्ल और क्षार की तुलना में किसकी मात्रा अधिक है? जल की। तो जल की मात्रा अधिक होने पर जो विलयन हमें प्राप्त होगा अम्ल या क्षार का, वो कौन सा विलयन होगा? तनु विलयन होगा। यदि मात्रा किसकी ज्यादा हो? जल की ज्यादा हो। और वहीं उस विलयन में मात्रा यदि अम्ल या क्षार की ज्यादा हो, जल की तुलना में किसकी ज्यादा हो? अम्ल या क्षार की, तो जो विलयन हमारा बनेगा वो विलयन कैसा बनेगा? हमारा सांद्र विलयन बनेगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पे हमें विलयन के बारे में पढ़ना है पहले अम्ल और क्षार के लिए। और क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो भी हम अम्ल या क्षार बाहर से ग्रहण करते हैं वो विलयन के रूप में होता है, कंप्लीटली नहीं होता। या तो वो तनु होता है या फिर सांद्र होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको विलयन बता देती हूँ, विलयन की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, और उसके साथ ही हम किसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं? तनु विलयन और सांद्र विलयन की। क्लियर है? तो पहले मैं विलयन की डेफिनेशन लिखती हूँ। विलयन क्या होगा? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, मतलब उस विलयन में जो समांगी मिश्रण है उसमें दो पदार्थ भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है? यहां हम उदाहरण ले सकते हैं कि मैं लिखूं चीनी, नमक और पानी, और हम इसमें साथ में क्या डाल सकते हैं? नींबू।
नींबू पानी बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं, उसमें चीनी होती है, नमक होता है, पानी होता है और नींबू होता है। तो ये इन सब का क्या है, समांगी मिश्रण है। क्लियर है। उसके बाद हमें यहाँ पे किसको देखना है, तनु विलयन और सांद्र विलयन को। जो हमारे टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें किसको पढ़ना है, तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। तो यदि हम तनु विलयन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यदि विलयन में अम्ल या क्षार, मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, अम्ल या क्षार की तुलना में जल की मात्रा अधिक हो, तो विलयन तनु विलयन कहलाता है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान लो हमें अम्ल के रूप में नींबू डालना है, ठीक है, तो हमें 100 ml विलयन बनाना है। कितना ml बनाना है, 100 ml बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जब तनु विलयन बनाएंगे तो तनु विलयन के लिए जल क्या होगा, हम मान सकते हैं 60, 70, 80, 90 ml। कहने का मतलब जो 50 से ज्यादा की मात्रा है वो किसकी होगी, जल की होगी। मैंने मान लिया कि 60 ml, या फिर हम थोड़ा और बढ़ा के लिख देते हैं 70 ml क्या हो उसमें, जल, और बाकी का जो बचा हुआ 30 ml है वो क्या हो, नींबू रस, मतलब अम्ल। ठीक है, तो ये जो विलयन बनेगा इसमें नींबू रस की मात्रा कितनी है, कम है, 30 ml है, और जल की मात्रा कितनी है, ज्यादा है, 70 ml है। तो ये जो विलयन बना है वो कौन सा विलयन बना है, तनु विलयन बना है। क्लियर है। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं किसकी, सांद्र विलयन की। किसकी बात करते हैं, सांद्र विलयन की। अब सांद्र विलयन की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा कि यदि विलयन में अम्ल क्षार की जो मात्रा हो वो जल की तुलना में क्या हो, ज्यादा हो। अब ये इसका जस्ट अपोजिट आ रहा है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 30 ml तो हमारा 100 ml में क्या है, जल है। 100 ml विलयन बना हुआ है जिसमें 30 ml क्या है, जल है, और 70 ml हम उसमें क्या मिला रहे हैं, नींबू रस मिला रहे हैं। तो यहाँ पे जो विलयन हमारा बना वो कैसा बना, सांद्र विलयन बना। क्लियर है। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ यहीं पे साथ में ही। यदि विलयन में अम्ल या क्षार की मात्रा जल की तुलना में अधिक हो तो प्राप्त विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। ये हमारी बात होगी किसकी, सांद्र विलयन की। क्लियर है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे तीन, मैंने स्टार्टिंग में बोला हमें तीनों चीजें स्टार्टिंग में पढ़नी है, अम्ल, क्षार और लवण। तो ये जो बात हुई है वो हमारी किसकी हुई है, अम्ल और क्षार की। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है, लवण आता है। अब जब हम उसको तनु विलयन या सांद्र विलयन में कन्वर्ट कर रहे हैं तब उसमें क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं। लेकिन हम जब उसके लिए लवण की बात करेंगे, साल्ट की बात करेंगे, तो साल्ट क्या होगा, एक अम्ल होगा और दूसरा क्या होगा, क्षार होगा, और दोनों का मिश्रण बना ले। यहाँ पे क्या हो रहा था, समांगी मिश्रण बन रहा था, लेकिन किसका, अम्ल क्षार के साथ, अम्ल था या क्षार था, दोनों में से एक था और उनके साथ क्या था, जल था। और लवण कैसे बनेगा, एक अम्ल होगा और दूसरा क्या होगा, क्षार होगा, और दोनों की अभिक्रिया से या दोनों की क्रिया से किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट लवण ही बता रही हूँ। तो हम लवण या साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना बीच में। तो लवण के लिए सबसे पहले डेफिनेशन भी यही आती है कि लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से प्राप्त यौगिक होते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया से, यहाँ या था बीच में और यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, और बोल रही हूँ, दोनों में डिफरेंस है। तो देखो लवण या साल्ट,
लवण, या फिर हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साल्ट। ठीक है, तो लवण या साल्ट के लिए मैं क्या बोल रही हूँ कि अम्ल होगा एक तरफ और दूसरी तरफ क्या होगा, क्षार। एक कंटेनर या एक बर्तन होगा, एक पात्र होगा, जिसमें हम क्या डालेंगे, अम्ल डालेंगे, और अम्ल के साथ क्या डालेंगे, क्षार डालेंगे। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे, मिलने पर उनका मिश्रण बनेगा, और मिश्रण से हमें प्राप्त क्या होगा, लवण, और लवण के साथ यहाँ भी क्या प्राप्त होता है, हमें जल प्राप्त होता है। क्लियर है, मतलब अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं, और लवण के साथ क्या मिलता है, जल मिलता है। अब यहाँ पे जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया को जनरली कौन सी क्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया। कौन सी क्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया। क्लियर है, ये जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब ये जो उदासीनीकरण की क्रिया होती है, इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये क्रिया कैसी होती है, उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, मैं दोनों का मतलब समझा रही हूँ, उदासीनीकरण का भी और उष्माक्षेपी का भी। पहले उष्माक्षेपी बता देते हैं। उष्माक्षेपी दो, जब भी अभिक्रियाएं होती हैं तो या तो उष्मा का अवशोषण करती हैं या उष्मा का उत्सर्जन करती हैं। मतलब इस तरह से जब भी दो पदार्थ मिलते हैं तो उन पदार्थों में क्या होता है, या तो वो जुड़ने से पहले उष्मा अवशोषित करते हैं और फिर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि ये मिल तो जाते हैं, इतना सक्रियता होती है इनमें या इतनी एक्टिवनेस होती है कि दोनों आपस में मिल तो जाते हैं, लेकिन मिलने के बाद इनके अंदर ऊर्जा रह जाती है, तो वो ऊर्जा ये क्या करते हैं, बाद में उत्सर्जित करते हैं। तो यदि ये पहले ऊर्जा लेते हैं तो उसको बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर है, और यदि ये बाद में उष्मा का उत्सर्जन करते हैं, मिल गए और मिलने के बाद मिश्रण के बाद क्या कर रहे हैं, उष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, उष्माक्षेपी होती है। तो यहाँ पे लवण निर्माण के लिए जो हम अभिक्रिया पढ़ते हैं वो कौन सी होती है, उष्माक्षेपी। कहने का मतलब अम्ल और क्षार का जब मिश्रण होता है, जब क्रिया करते हैं, तो क्रिया करने पर लवण निर्माण के समय इनमें से उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यही अभिक्रिया कौन सी हो जाती है, हमारी उष्माक्षेपी हो जाती है। अब दूसरा मतलब हम समझते हैं उदासीनीकरण की क्रिया का। उदासीनीकरण की क्रिया क्या है, अम्ल है, क्षार है, तो यदि अम्ल हमारा प्रबल अम्ल होगा, अम्ल हमारा कैसा होगा, प्रबल अम्ल, और क्षार भी कैसा होगा, प्रबल क्षार होगा। मतलब अम्ल प्रबल अम्ल है और क्षार भी कैसा है, प्रबल क्षार है। इसी तरह से हमारा जो अम्ल है वो कैसा है, दुर्बल अम्ल है, और क्षार है वो कैसा है, दुर्बल क्षार है। तो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार यदि मिलेंगे और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यदि मिलेंगे, तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, उदासीन बनेगा। कहने का मतलब ना उसमें अम्लीयता ज्यादा होगी और ना ही उसमें क्षारीयता ज्यादा होगी। तो अम्लीयता और क्षारीयता दोनों ही ज्यादा नहीं होने के कारण जो यौगिक हमारा बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उदासीन बन रहा है। और इसीलिए इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया। क्लियर, अब हम इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताया है इसके बारे में वो लिख लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद इसके कुछ और भी पॉइंट्स रह जाते हैं, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलो मैं इसको लिखवा देती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की क्रिया से, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार की क्रिया से किसका निर्माण होता है, लवण का। नेक्स्ट मैं इसमें लिखवा रही हूँ आपको, जो मैंने लिखा है उसी को हम ट्रिकली लिखेंगे, अम्ल प्लस क्षार, और दोनों मिलेंगे तो मिलने पर एरो लगा करके हमें लिखना है, क्या बनेगा, लवण, और जो लवण होगा उसके साथ में क्या होगा, जल। क्लियर है, अब उसके बाद हमें यहाँ लिखना है कि यह उदासीनीकरण की क्रिया
होती है, यह उदासीनीकरण की क्रिया होती है। एवं यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, खुद के याद रखने के लिए यहाँ ऊष्माक्षेपी के ब्रैकेट में आप क्या लिख लोगे, ऊष्मा का उत्सर्जन, ठीक है। ऊष्माक्षेपी होती है, ब्रैकेट बंद करके फिर लिख देना, ऊष्माक्षेपी होती है। क्लियर है। अब इसके बाद हमें लिखना है कि जब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण का निर्माण होता है। अब मैं आप लोगों को इसके कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के। ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं ऊपर लिख रही हूँ इसके। तो देखो, जो प्रबल अम्ल के लिए यदि हम देखें तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो कैसा अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCl, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी कैसा होता है, प्रबल क्षार होता है। यहाँ हम नीचे लिख लेंगे ये कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल, और ये कौन सा क्षार है, प्रबल क्षार। ठीक है। दोनों जब क्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण होगा। अब यहाँ बनने वाला लवण क्या है, हम जिसको साल्ट, नॉर्मल कॉमन साल्ट, सामान्य लवण भी या सामान्य नमक भी बोलते हैं, वो बनता है, क्या है, NaCl, और साथ में इसके क्या बनता है, H2O। अब देखो कैसे बना है, यहाँ से H और यहाँ से OH आपस में बॉन्डिंग करेंगे और क्या बन जाएगा, H2O, और ये एक Na और ये एक Cl आपस में जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा, NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, लवण। और कौन सा लवण, उदासीन। कौन सा लवण होगा, उदासीन। और दूसरा हमारा साथ में क्या बनेगा, जल। क्लियर है। इसी तरह हम किसी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की बात करें तो दुर्बल अम्ल में हम देख सकते हैं जैसे CH3COOH है, और इसके साथ में कोई दुर्बल क्षार जैसे NH4OH है, ये दुर्बल क्षार है। मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी, थोड़ा सा हिंट दूंगी, अभी आपके काम के नहीं है कि कौन सा दुर्बल होगा और कौन सा प्रबल होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफली इनके बारे में आगे जान लेंगे ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि किसको हम प्रबल बोल रहे हैं और किसको हम दुर्बल बोल रहे हैं। तो जो CH3COH है वो कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, और जो NH4OH है वो कौन सा क्षार है, दुर्बल क्षार है। ठीक है। दोनों क्रिया करेंगे, दोनों क्रिया करने पर वही यहाँ से H और यहाँ से OH जुड़ेंगे आपस में और क्या बन जाएगा, H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल। और यहाँ पे बाकी क्या बच गया, CH3COO, और आगे क्या रह गया, यहाँ पे NH4, तो यहाँ कंपाउंड बन जाएगा CH3COONH4 का, जो क्या होगा, उदासीन लवण, क्योंकि किस क्रिया से बना है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से बना है। यही हमने लिखा कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार पहले में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, उदासीन लवण। और दूसरा हमने क्या लिखा, जब दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, उदासीन लवण बनाते हैं, उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब इसी में हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि यदि क्या हो, प्रबल अम्ल हो एक और दूसरा क्या हो, दुर्बल क्षार हो, या फिर एक दुर्बल अम्ल हो और दूसरा क्या हो, प्रबल क्षार हो, तो क्रिया कैसी होती है। तो इस क्रिया के बारे में अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और ये क्लास आज हम हमारी यहीं कंप्लीट करते हैं।
और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार वापस इसको रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा है क्या। सबसे पहले हमने विलयन को देखा, जिसमें हमने बोला दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है। फिर हमने तनु और सांद्र को देखा। तनु क्या था, जब अम्ल और क्षार कम मात्रा में हो और जल ज्यादा मात्रा में हो तो विलयन कैसा होगा, तनु विलयन। और जब सांद्र की बात करते हैं तो उसमें अम्ल और क्षार की मात्रा ज्यादा होगी और जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तब वो विलयन कैसा होगा, सांद्र। उसके बाद हम लवण की बात करते हैं तो लवण क्या होगा, अम्ल और क्षार का मिश्रण क्या होगा, लवण। अम्ल और क्षार का मिश्रण क्या होगा, लवण। और अम्ल और क्षार का लवण जो बन रहा है अम्ल और क्षार के मिश्रण से, वो क्रिया कैसी है, उदासीनीकरण की क्रिया है। क्योंकि जनरली जो मिलते हैं वो कौन मिलते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार और दुर्बल और अम्ल और दुर्बल क्षार। और ये जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। कहने का मतलब जब लवण बनता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और फिर हमने ये बात लिख ली कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्रिया करेंगे तो उदासीन लवण बनेगा, और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे तो भी उदासीन लवण बनेगा। अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो या तो बनता है कि उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है, या फिर पूछते हैं कि लवण किसे कहते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया आपको और फिर एग्जाम्पल के बाद पूछ लिया कि इससे कौन से लवण का निर्माण होगा। तो ये एग्जाम्पल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इसके लिए बात आ रही है, अभी लवण कंप्लीट नहीं हुआ है, लवण आधा ही है। लवण के आगे की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।